अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। कहती है दुनिया रोशन हो गई है सुबह, लेकिन छाया यहाँ पर अभी तक अंधेरा है। गजा में जंग बंदी के बाद जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आती दिखाई दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों की जानिब से इमदादी सामान शहर में पहुँचना शुरू हो गया है। 11 रोज़ा इस्राइली दहशत गर्दी ने शहर को मलबे का ढेर बना दिया। इस इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली जाएगी। लंदन और पेरिस में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है? इस वक्त फ़लस्तीन के शहरी क्या सारे इस बारूद के मलबे के जो ढेर वहाँ पर देखा गया है, जो बारूद की बू आ रही, क्या खौफ के साए वहाँ से छटना शुरू हो गए हैं? ज़िंदगी मामूल पर आ गई है? क्योंकि हमने देखा जंग बंदी का मुआहदा हुआ, उसके बाद जब फ़लस्तीनी वहाँ पर जश्न मना रहे थे, उन पर फिर से हमला किया गया, तो एक डर अब भी उनके दिलों में मौजूद है कि किसी वक्त भी फिर से जारियत का आगाज़ हो सकता है। तभी ये मुतालबा किया गया है कि जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है उसकी पासदारी की जाए। इसराइली मज़ालिम थमने के बाद गजा के सितम रसीदा अफराद घरों को लौटने लगे हैं। घर बार जानो माल गंवाने के बाद भी हिम्मत जमा है। उधर तबाहाल इमारतों से मजीद लाशें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद भी। मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बैन अल-अक़वामी जो उमूर हैं उनके माहिर हैं, हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा तज्ज़ियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन शाह साहब जो कि काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए, फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने आवाज़ उठाई, हर प्लेटफॉर्म पर वो गए। कामयाब दौरे के बाद वो आज रात अमरीका से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। दौरे अमरीका के दौरान उनकी क्या क्या मसरूफियात रही हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नासिर क़य्यूम से। नासिर, वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपना 3 रोज़ा हंगामी दौरा मुकम्मल करने के बाद कल यहाँ से रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जैसा कि वज़ीर ख़ारजा ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि गो ऑल आउट फॉर दिस कॉज, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मज़लूम जो फ़लस्तीनी है उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको किस तरह रुकवाया जाए। उन्होंने ये भी हमें बताया कि 4 इजलास हुए UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और वो चारों के चारों इजलास जो है वो बेनतीजा साबित हुए और उसमें 14 मुल्क एक तरफ चले जाते थे, लेकिन एक मुल्क जो है उसमें वीटो कर देता था। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो अपना दौरा था उसमें जो मसरूफियत थी उनकी, उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से बात की, बल्कि मसले कश्मीर के हवाले से भी जो उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असम्बली के जो सदर हैं वोल्कान बोस्कर, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उसके उनमें उन्होंने आज ब्रीफ़ किया मीडिया के नुमाइंदों के कि उन्होंने उनसे ना सिर्फ ये कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत की कि वहाँ पे जो सुलग रहा है वो मसला, वही ऐसा एक मसला हमारे रीजन में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला जो कश्मीर है, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्हें सेक्रेटरी जनरल से कहा कि ये अब जो पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं, दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। इस हवाले से उन्होंने अपना भरपूर उन्होंने कहा कि मौक़िफ़ वो जो जनरल सेक्रेटरी को पेश किया, और जनरल सेक्रेटरी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि इस हवाले से वो अपना किरदार भरपूर तरीके से करते रहेंगे। नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि आज रात इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, कामयाब दौरा उनका न्यूयॉर्क का रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अब नाज़रीन ये है कि कहा जा रहा है कि जो मुआहदा जंग बंदी का हुआ था उसकी पासदारी की जाए, और वो फ़लस्तीनी जिन्होंने इतने दिन तकलीफ़ों में उठाए हैं और तकलीफ़ें उठाई हैं, गम बर्दाश्त किए हैं, बारूद की बू अभी भी वहाँ पर आ रही है, उनको अब हमारी एड की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उनका तबाह हो गया है, क्योंकि इमारतों के मलबे से अब भी लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। हर कोई अब ये कोशिश कर रहा है कि उनको जितनी हो सके एड दी जाए। हम बात करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हामिद खान साहब हमारे साथ ही हैं। हामिद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसा कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो जंग बंदी का मुआहदा उसकी पासदारी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि अब फिर से झड़पें हो सकती हैं, या फिर ये पासदारी किस तरीके से इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, यकीनी तौर पर इसको यकीनी बनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया सहरिश। बात ये है
کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پچھلے 50 سال میں پہلی بار ایسا معاہدہ ہے جس میں اسرائیل کو سبکی بھی اٹھانی پڑی ہے، اور حماس نے اور اس کی دوسری تنظیموں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اسرائیل کا، اور اس سے انکار نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس نے جس طرح پچھلے جمعے والے دن جب یوم الفتح منایا جا رہا تھا اور الاقصی میں ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس شیلنگ، اور پھر ایک بار اسرائیلی فورسز نے جو ہے وہ ایک طرح سے معاہدے کو توڑا، تو اس حوالے سے اب بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے، یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے، G8 G20 ممالک کی ذمہ داری ہے، OIC کی ذمہ داری ہے، پاکستان، ترکی، ایران اور اس جیسے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل پہ لازم کریں کہ وہ اب نہ صرف اس امن معاہدے کی پاسداری کرے بلکہ حقیقت میں اب مسئلہ فلسطین اور مسئلہ جو ہے بیت المقدس اس کے حل کی طرف جائے، ورنہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ میں بار بار یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ اب ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے، ایسے نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں پر ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتیں اس میں مداخلت کر کے اس کو 2 ریاستی منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور پچھلے جو ٹرمپ حکومت تھی اس نے بڑی غلط کام کیا جو تل ابیب سے یروشلم کو کیپٹل لے آئے امریکہ کا، اور اس سے جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ بڑی سخت تکلیف واپس بھی آئے گا کہ ابھی جیسا کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ اس کی پاسداری ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر سے جھڑپیں ہو سکتی ہیں یا پھر یہ پاسداری کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا، یقینی طور پر اس کو یقینی بنایا جائے گا؟ بہت شکریہ سہرش۔ بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پچھلے 50 سال میں پہلی بار ایسا معاہدہ ہے جس میں اسرائیل کو سبکی بھی اٹھانی پڑی ہے، اور حماس نے اور اس کی دوسری تنظیموں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اسرائیل کا، اور اس سے انکار نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ اور اسرائیل جو ہے اس نے جس طرح پچھلے جمعے والے دن جب یوم الفتح منایا جا رہا تھا اور الاقصی میں ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس شیلنگ، اور پھر ایک بار اسرائیلی فورسز نے جو ہے وہ ایک طرح سے معاہدے کو توڑا، تو اس حوالے سے اب بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے، یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے، G8 G20 ممالک کی ذمہ داری ہے، OIC کی ذمہ داری ہے، پاکستان، ترکی، ایران اور اس جیسے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل پہ لازم کریں کہ وہ اب نہ صرف اس امن معاہدے کی پاسداری کرے بلکہ حقیقت میں اب مسئلہ فلسطین اور مسئلہ جو ہے بیت المقدس اس کے حل کی طرف جائے، ورنہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ میں بار بار یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ اب ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے، ایسے نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں پر ضروری ہو گیا ہے کہ دنیا کی عالمی طاقتیں اس میں مداخلت کر کے اس کو 2 ریاستی منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور پچھلے جو ٹرمپ حکومت تھی اس نے بڑی غلط کام کیا جو تل ابیب سے یروشلم کو کیپٹل لے آئے امریکہ کا، اور اس سے جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ بڑی سخت تکلیف کا۔ حامد صاحب میں آپ سے بات کر رہی تھی، ابھی جو صورتحال ہے اس میں مستقل جو قیام امن ہے اس کا حل نکالنا ہے، 2 ریاستی حل نکالنا ایک دم تو ممکن نہیں ہے، نہ یہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے، تو فوری طور پر تو جنگ بندی ہے، اس معاہدے پر عمل درآمد، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایسے ہی ہے، دیکھیں اس کے اندر سب سے اہم بات جس طرح ترکی کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی وہ جو امن فورس کی بات کی ہے، دنیا کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر اب زیادہ سے زیادہ بات کی جائے تاکہ اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر اب وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، اگر وہ امن کو نہیں قائم رکھتا تو اس کی ذمہ داری ہوگی اور اس پہ سارا ذمہ داری ڈالی جائے، اور اس کے جواب میں پھر دنیا جو ہے وہ عملی طور پر پیس فورس کے لیے کام کرے، 2 ریاستی منصوبے کے حل کی طرف جائے۔ سارا بات جو ہے ہم نے ایک چیز اہم چیز اس سارے صورتحال میں دیکھی، اور وہ یہ کہ میڈیا نے جہاں شوکت شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا واضح طور پر ڈیپ پاکٹس کہہ کر میڈیا کو نشاندہی کی کہ میڈیا کا کس طرح کا کردار ہے، وہیں ساتھ دیکھا گیا کہ سوشل میڈیا نے جس طرح پوری دنیا میں اسرائیل کا نیریٹو کو ختم کیا ہے اور اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی بات کی گئی، فلسطین کے لوگوں کی بات کی گئی، یہ ساری صورتحال ایک بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اب دنیا میں اسرائیل کے لیے اتنے مظالم ڈھانا اور پھر ان پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں رہا۔ اچھا حامد صاحب، اگر ہم تھوڑی سی سوچ کی بات کریں
तो आपने जिस तरह के देखा है कि अमेरिका को भी थोड़ा सा पीछे तो हटना पड़ा, ये ज़रूर वो बार बार कहते रहे कि इनको अपने दिफा का हक है और ये उनकी हिमायत वो करते रहे, लेकिन जब जंगबंदी का मुआहदा हो गया तो उसका खैर मकदम भी किया गया और ये कहा गया कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे इनको इमदाद पहुंचाएं। अब जो पॉलिटिकल अगर सिनेरियो की बात की जाए तो डेमोक्रेट्स में कहा जा रहा है कि जो नौजवान नस्ल है वो हमदर्दी का काफ़ी जज्बा रखते हैं फ़लस्तीनियों के लिए। बिल्कुल सैरिश, देखिए बात ये है कि डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, बात अमेरिका के अंदर लॉबी की होती है। अब मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इसराइल ने जो इतना अरसा अमेरिका को अपने कंट्रोल या ज़ेरे नगी रखा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी यहूदी लॉबी है। पाकिस्तानी मुसलमान इतने लाखों की तादाद में हैं, अरब हैं, दूसरे ममालिक से हैं, उनको भी अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी है। और बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, जो नौजवान या 40s के अंदर जो मेंबर ऑफ कांग्रेस और मेंबर ऑफ अमेरिकन सेनेट हैं, वो ये बातें और ये सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखते हैं और वो ये जानते हैं कि ये फ़लस्तीन का मसला मुसलमानों का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है। यहाँ पे बच्चों की जानें जाती हैं, यहाँ औरतों की जानें जाती हैं, यहाँ बूढ़ों की जानें जाती हैं, यहाँ अस्पतालों पर तबाही मचाई जाती है, यहाँ स्कूल तबाह व बर्बाद किए जाते हैं, यहाँ अल जजीरा और AP जैसे मीडिया हाउसेज उड़ाए जाते हैं। ये सारा कुछ दुनिया की आंखों के सामने है। और अमरीकी जो हैं, वहाँ पर एक बात है कि अगर उनको मालूमात पहुँचाई जाएं, बदकिस्मती ये है कि अमरीकियों तक मालूमात नहीं पहुँचाई जाती। 25 करोड़ अमरीकी जो हैं वो अंधेरे में रहते हैं, उनको लॉबिंग के जरिए, मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ सेमिनार, ये जो आपने मीडिया की बात की, लॉबिंग की बात की है, क्या आप ये देखें ना कि मीडिया हाउसेस को भी कंट्रोल किया जाता है। जो CNN की एंकर थी जिसने बार बार ये कोशिश की कि किसी तरीके से शाह साहब ये बोल दें या फिर उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि जिससे ये तासुर जाए कि वो यहूदियों से नफरत का इजहार कर रहे हैं, तभी वो बार बार ये सवाल भी कर रही थी और जो उन्होंने जो बात की है। लेकिन शाह साहब ने बड़ा अच्छा ये रिस्पॉन्स दिया, रिएक्ट किया है कि उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखिए, मैं मतलब हैरान था कि वो इतनी सहाफ़ी और इतने बड़े चैनल के ऊपर होने के बावजूद उसके अंदाज और इसके चेहरे के ऊपर जो वो ख़ास बायसपन था वो नुमाया था। और ये बात इस शाह महमूद कुरैशी साहब की उस बात को तक़वियत देती है कि दुनिया के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो या दूसरे चैनल्स हों, वो यहूदी लॉबी कंट्रोल कर रही है। और वाकई ऐसे ही था कि उसके बस में नहीं था कि वो किसी तरह भी शाह महमूद कुरैशी साहब को मजबूर करती कि जी वो कुछ ऐसी बात करे जिससे। बिल्कुल। अच्छा हामिद साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। असद साहब, आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिस तरीके से यहूदी लॉबी जो है वो मीडिया को कंट्रोल करती है और कोशिश की जा रही थी शाह साहब के बयान को मुतनाज़िब बनाने की और फिर अंधेरे में रखा जाता है अमेरिकन को। ये लॉबी ने इस बार काम उस तरीके से नहीं किया, वरना दुनिया भर में जिस तरह आवाज़ उठी है फ़लस्तीनियों के हक में, वैसे ना उठती। सैरिश, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर पूरी दुनिया के अंदर मीडिया को देखा जाए तो 90% से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर तो 6 कंपनीज हैं जिनका कंट्रोल है और उसके सारे के सारे जो हैं वो ज्यूज मालिक हैं। अच्छा, आगे चलें, अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया भी सारे का सारा आप जो है उसको यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आ जाएं, फेसबुक को ले लें, विकीपीडिया को ले लें, गूगल को ले लीजिए, ये सारे के सारे ये वो मतलब मीन्स हैं जिनको यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज जहन में रखनी है, अगर हम CNN का तस्करा करते हैं, फॉक्स न्यूज का तस्करा करते हैं या ABC की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे तो वो चैनल्स हैं या वो मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि यूज जिनको कंट्रोल करते हैं, उनको एक क्लास स्पॉन्सर करते हैं, उनको उनके मालिक है, तो नेचुरली लैंग्वेज तो उन्होंने वही बोलनी है। लाइक वाइज जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्करा किया डीप पॉकेट्स का, मैं समझता हूँ कि ये वो वर्ड था, इट वाज नॉट नस्ल पर ने ठीक बात कही है। और नेचुरली ये जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90% मीडिया, मोर देन 90% मीडिया इज ओन्ड बाय द ज्यूज, तो उसमें वो बात तो फिर आती है। और नेचुरली इजरायली स्टेट भी उसी के अंदर एक क्लास से फॉल करती है। जो उनका माइंड सेट है, जिस तरीके से इन चीजों को उससे पहले वो लेकर सामने आते रहे, वो तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि एक तरफा मौक़िफ़ होता था जो कि इजराइल का होता था। अब क्या फर्क पड़ा है, जो मैं समझता हूँ पिछले
4-5 सालों के अंदर सोशल मीडिया का जो इंग्रेस है आम लोगों तक जिस तरीके से पहुंचा है, आप यकीन मानिए कभी अब पिछले 11 दिनों के अंदर जो कुछ इजराइल के अंदर हुआ, जिस तरह की जुल्म बर्बरियत की जो दास्तानें इजरायली आर्मी ने वहां पे रकम की हैं, और जो हम आप तक पहुंची, जिस तरह की तबाही और बर्बादी आपने देखी, जिस तरीके से बच्चों के धड़ देखे, जिस तरीके से बिल्डिंगों को आपने उड़ते हुए देखा, ये आज से 16, 17, 13, 14 हजार की चीजें नजर नहीं यानी कि असद जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज हैं, उनको तो ठीक है, ये लॉबीज कंट्रोल करती हैं, यहाँ पर ये फंडिंग करती हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया से एकदम एक से कहते हैं ना रेवोल्यूशन आना, ये इनकलाब ही है ना, कि जिस तरीके से लोगों ने आवाज़ उठाई, बाहर निकले, जो लोग नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख सके उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा। सहरिश जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, यही है। और सोशल मीडिया ने अपनी जिसको कहते हैं कि इंग्रेस ओवरऑल लोगों को सही जो सिचुएशन है, यानी आप देखें आप कोई भी वाकया होता है, किसी तरह का कोई बकुआ मतलब जोर पजीर होता है, तो उसके अंदर लोग दे डोंट गो टू दी मेन स्ट्रीम मीडिया, दे इमीडिएटली स्टार्ट सर्चिंग इन दी सोशल मीडिया कि हाँ वहाँ पे जो है लेटेस्ट सिचुएशन या कोई खबर एक लिहाज से आ जाएगी, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक मैं आपसे ये जरूर अर्ज कर दूं, अब ये चीजें रुकने वाली फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है। जिस तरीके से आप बिल्कुल ठीक बात हो रही थी, अमेरिका के अंदर एक आम यूरोपियन है, उसको तो लोकल पॉलिटिक्स का भी नहीं पता, व्हाट टू टॉक ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, या दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, वो तो एक अपनी दुनिया के अंदर गुम रहता है। और उन्होंने एक्चुअली जो सरमायादाराना निजाम वहां पर इस तरीके से है कि वो अपनी तो प्रैक्टिकली टॉकिंग रोजी रोटी के अंदर पड़ा रहता है, घर की किस्तें देनी है, गाड़ी की किस्तें देनी, खाने पीने का, बिजली के बिल, गैस के बिल, सारे के सारे टैक्सेशन दे के उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है तो वो वीकेंड के ऊपर खर्च कर देता है, तो वही उसकी जिंदगी है। बट अब मैं समझता हूँ कि थ्रू सोशल मीडिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हामिद साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हम तो ये भी देखते आए हैं पिछले दिनों में कि ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो बात जो कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज से आगे जा पाती है आवाम तक, वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ट्विटर हैंडल पर हमने देखा है कई अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नहीं मतलब बात इनको समझ आती उस अकाउंट को ही ब्लॉक कर देते हैं। कई पाकिस्तानी के अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं कश्मीर के मामले पर। बिल्कुल, देखें बात मैं ये इस तरह देखता हूँ कि कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं कि इवन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ये भी यहूदी लॉबी और अमेरिका और इन्होंने अपने लिए बनाया, लेकिन अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के हुक्म से ये उनकी चाल उल्टी पड़ गई और सोशल मीडिया दरअसल जो है वो इनके लिए अब इनके बयानिए को उल्टा कर दुनिया को हकीकत बता रहा है। और ये जो ट्विटर है या फेसबुक है, चूंकि ये अभी भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन है तो इसलिए वो अपनी मर्जी करते हैं, इसी तरह वो मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा देते हैं जहां इसराइल के खिलाफ ये वेब है ना, ये इतना बड़ा जाल है कि कहां से रोकेंगे। अब बात यह है कि देखिए जैसे टिकटॉक है वो अब चाइनीज कंट्रोल थी, उसने टिकटॉक ने एक इजरायली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इतना इसराइल को नुकसान पहुंचाया है कि जितना शायद पिछली 4 जंगों में भी इसराइल को नहीं पहुंचा। इसराइली पूरी दुनिया में शर्मिंदा और मुजरिम ठहरे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर और स्पेशली टिकटॉक या वो एप्स जो अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी वहां पर हुआ, और अमेरिका ने जहां पर ये कुछ कंट्रोल किए हैं फेसबुक और दूसरों पे, उस पे भी बदनामी अमेरिका के हिस्से में आई है। लोगों ने उस चीज को भी शेयर किया कि देखो मेरा अकाउंट 30 दिन के लिए ब्लॉक हो गया है, मेरा अपना अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो इस हवाले से मैं खुद समझता हूं कि दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ भी करते हैं तो वो भी बैकफायर करता है। लेकिन बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। बस साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि देखिए आपको याद होगा जब पीछे वो वाकया पेश आया था ब्लैक लाइव मैटर्स, जिससे कि कैंपेन का आगाज हुआ और भारी जुर्माना पुलिस अफसर को भी देना पड़ा, यानी कि एक शख्स की जान इतनी कीमती थी कि पूरी कैंपेन चली, हंगामा बर्पा हो गया, जगह जगह पे अमेरिका में मुजाहरे हुए। तो इस सारी सूरत हाल में दूसरी तरफ जो मुमासलत ही रखता है ना फलस्तीन की सूरत हाल से भी ये मामला, इंसानी जान तो वहां पर भी बहुत कीमती है। आई डू एग्री विद यू, और मैं समझता हूँ कि अब पहले होता था कि फिजिकल वॉर्स होती थी, ओके जी जंगें हो रही हैं, अब ये वार ऑफ नैरेटिव जो है थ्रू सोशल मीडिया एक और मैं समझता हूँ कि एक नया एंगल ओवरऑल आ गया इस वॉर्स का, और इस वार ऑफ नैरेटिव को मैं समझता हूँ कि अब इंसानियत
जीतती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये मैं इसको जरूर कहूंगा। आप ये देखें इन पूरे 11 दिनों के अंदर जिस तरह के मुजाहरे आपको यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जैसे नजर आए, इससे पहले तो नहीं होते थे। सो व्हाट वी से हाँ ये पॉजिटिविटी है जहां हम बहुत सारे लोग कहते थे कि सोशल मीडिया बड़ा हार्मफुल हो रहा है, यंग जनरेशन को बड़ा खराब कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इंसानियत को अगर देखा जाए, फलस्तीन के कॉज को देखा जाए, और जिस तरह की आप ये कह सकते हैं कि हालांकि अमेरिका का ये कहना था, जो बाइडेन का ये कहना था कि जी इजराइल जो कुछ कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहा है, बट प्रैक्टिकली जब आप 10 तारीख की बात, 10 मई की बात आप करते हैं तो जो उन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर जिस तरीके से इजराइल आर्मी ने अटैक किया, वहां पर जो रबर बुलेट फायर की, सारा कुछ किया, वो भी सारी दुनिया के सामने कौन लेकर आया? नॉट बी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो आपका सोशल मीडिया सामने लेकर आया। बिल्कुल ब्लर वीडियोस हैं वो, जो कि इसी तरह अपने मोबाइल से बनाई गई हैं, जो सर्कुलेट हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिसके बाद वो टीवी चैनल्स ने दिखाई हैं, तो पता चला है कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज तो उन्होंने वहाँ पर रास्ते ही सारे बंद किए हुए, मीडिया हाउसेस उन्होंने तबाह कर दिए हैं, सड़कें उन्होंने तबाह कर दी हैं, ना वो एड पहुँचाने के लिए किसको आसानी से आने देना चाहते हैं। तो उनका कंट्रोल तो एक किस्म का है ना, आज़ादी तो वो फ़लस्तीनी चाहते हैं। मैं आपसे हामिद साहब यहाँ पर यही सवाल करूँगी कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो बन गया है, एक तो वो पीस कीपिंग फोर्स की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पर उसको पहुँचाया जाए, लेकिन जो एक मुस्लिम उम्मा का किरदार है उनको खड़ा करने के लिए अपने पाँव पर फिर से, वो कितना ज़रूरी है? सहरिश, वाकई ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस बार मतलब जंग, ना सिर्फ जंग के 12 दिनों में भी अरब ममालिक की तरफ से कोई वाज़े तौर पर इस फ़लस्तीनियों के लिए सपोर्ट ना नज़र आई, बल्कि इसके साथ साथ अब आप देखें, जिस तरह आपने भी कहा, मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ कि अभी तक किसी भी अरब ममालिक ने, जो तेल की दौलत से माला माल हैं, कोई बड़ी इमदाद या कोई बड़ा आप समझें कि इमदाद पहुंचाने का फ़लस्तीनियों के लिए ऐलान नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशें हैं, तुर्की की कोशिशें हैं, रेड क्रॉस और आलमी इदारे जो हैं वो जानते हैं कि अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया गया है फ़लस्तीन में, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। गज़ा के 1.5-2 लाख शहरी जो हैं वो गज़ा की पट्टी से जनूब के इलाके में हिजरत कर गए हैं, वापस आना है। और ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ इसके अंदर मुसलमान ममालिक की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब आगे आए और फ़लस्तीन का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा तामीर करें। देखें, जहां हम उनकी जंगी तौर पर मदद नहीं कर सके, अब उनकी मुआशी तौर पर मदद करनी हम पर लाजिम है, वाजिब है। उनके हस्पतालों को दोबारा से ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी सूरत हाल में, बिल्कुल हामिद साहब आपने बजा फरमाया। असद साहब, ये बड़ी अच्छी बात है सारी सूरत हाल में, जहाँ तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जाहिर सी बात है हार्ड टाइम्स थे ये फ़लस्तीनियों के लिए, और अल्लाह करे कि उनकी मुश्किल ख़त्म हो जाए और आगे उनको फिर से सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसे में वो जो इनकी अपनी अंदर तंजीमें थीं, या आपस का जो अंदर का इंतशार था, हिजबुल्लाह या फिर हमास, या आपस में ये लोग मुत्तहिद रहे हैं, अंदर से कोई इंतशार सामने नहीं आया, उन्होंने डट कर मिलकर मुकाबला किया मुत्तहिद होकर। बिल्कुल, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, बट अगर सच्ची देखा जाए तो अगर ये फ़लस्तीनी सही मानों में मुत्तहिद हो तो सिचुएशन तो बड़ी मुख्तलिफ होती है ना। देखिए, अगर महमूद अब्बास इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन, तो पिछले 16 सालों से बिला शिरकत गैर वो इक़्तिदार के अंदर हैं, कोई उस तरीके से कोई फ़लस्तीन का काज कोई आपको बढ़ता हुआ नजर आया? ये तो आप देख लेना कि ये एक आप इल ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो हमास की आप बात करते हैं, ये ओके, आप इनको जंगजू कह सकते हैं, इनको फाइटर्स कह सकते हैं, लिबरेशन तक में ये वार लड़ रहे हैं। से ग्रुप ने जिस तरीके से इनको नाकों चने इजराइल को चढ़वाए हैं, और इजराइल का जो एक मिथ पूरी दुनिया के अंदर बनी थी, अरब इनसे डरते थे और ऐसा लगता था जी कि अगर वो फिजिकली नहीं तो मेंटली उन्होंने अरब दुनिया को ऑक्युपाई कर ली है। यूएई की एग्जांपल आपके सबके सामने है, बट मैं ये समझता हूँ कि नाउ द थिंग्स आर ब्रेकिंग अप नाउ इन अ वे। अभी तो देखिए, सिर्फ हमास एक तरफ से आप कह सकते हैं कि उसने जवाब दिया, हमलावर नहीं हुआ, हमलावर तो इजराइल हुआ, इजरायली डिफेंस फोर्सेज हुई है गजा के ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह तो वहां पर मौजूद था। और अच्छा, आप यहाँ से सिनेरियो को थोड़ा सा और पिक करें ना, अमेरिका पूरी दुनिया यहाँ लड़ाई, यहाँ खाना जंगी, सारा कुछ करके अरब दुनिया का उनका तो तरीका वारदात ही है, पहले इल्जाम लगाते हैं या पुष्पनाई करते हैं और मारो।
बस ये इनकी मैं ये पॉलिसी कहूँगा- है। लेकिन अब आप सिर्फ इतना देखें, जो अब वो वीक पॉइंट अमेरिका का अब सारी दुनिया के सामने अब आया है, वो तो पता चला इजराइल है। यानी इसका मतलब आपने अमेरिका को तंग करना हो तो आप इजराइल को तंग करना शुरू कर दें। अमेरिका हैज क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर रशिया एंड चाइना। तो डू यू थिंक कि ये इस तरीके से इजी हो कि अमेरिका किसी तरीके से निकल जाएगा? टिल सच टाइम तो इसका कोई एक बेहतर सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वहां पर इजराइल के अंदर नहीं बैठती जो कि गजा को भी, वेस्ट बैंक को भी सिक्योर करती है। और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि वहां पर इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, एक नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए जो कि जिसकी एक वैल्यू हो, जिसको दुनिया पहचाने, और जो यूनाइटेड नेशन के हमारे डिमांड कर सके कि वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ इजराइल, और यहाँ पर हमारे हुकूक पूरे किए जाएं और हमें एक मुकम्मल रियासत के तौर पर तस्लीम सही। चले, मैं फाइनली हामिद साहब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये लगता है कि जो सूरत हाल ये सारी है और इसराइल भी पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गया, कोई ढका छुपा नहीं है, ऐसे में नेतन्याहू फिर से कामयाब हो जाएंगे, करप्शन के चार्जेस के साथ फिर से हुक्मरानी करेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कल भी यरूशलेम में नेतन्याहू के खिलाफ उनके ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा यहूदियों ने मुजाहरा किया है। नेतन्याहू ना सिर्फ करप्शन और बल्कि बहुत सारे स्कैंडल्स की ज़द हैं, उनकी हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही थी, और ये बहुत सारे मुहर्रकात हैं जो पिछले 10 दिनों की इस दहशतगर्दी की वजह बने। और आप ये बात समझें कि नेतन्याहू को सारी सपोर्ट अमेरिका की हासिल है, वरना नेतन्याहू एक दिन के लिए भी अब यरूशलेम में बतौर वज़ीर आज़म नहीं रह सकते हैं। और मेरा ख्याल है जो बाइडन इंतज़ामिया को अब देखना पड़ेगा और हाथ उठाना पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि नेतन्याहू के बाद कौन आता है। अगर फिर कोई ज़ायनिस्ट ही आता है, जिसके ज़्यादा इम्कान है, तो मैं इसराइल के हालात में या इसराइल की पॉलिसी में कोई बेहतरी या तब्दीली का उम्मीद नहीं रखता। मैं सिर्फ यही उम्मीद रखता हूँ कि दुनिया आगे आए, दुनिया अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे और बिल्कुल पीस दुनिया फोर्सेस आगे भेजी जाए। आए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। और ये तकरीबन 57-56 जो हैं ये मुस्लिम ममालिक हैं, इनका एक ब्लॉक है जो कि मिलकर बहुत कुछ कर, अपनी ताकत को समझे और कुछ मफादात, सेल्फिशनेस से थोड़ा हटकर सोचें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये वक्त है कि हम इसराइल का असल चेहरा दुनिया को दिखाया गया है। फ़लस्तीनियों के लिए प्रैक्टिकली कुछ करना है, उनको अब उनको मॉरल सपोर्ट से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके वो इस वक्त तबाहाली का शिकार हैं। नाज़रीन, फ्रांस में बारिश के बावजूद बड़ा मुजाहिरा हुआ। अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकल आई है। बारिश के बावजूद वहाँ पर एहतजाज हो रहा था और अपनी ज़बान में भी नारे लगाए जा रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वेस्ट में भी लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में उठ खड़े हुए हैं और ये पहली बार हुआ है। राय आमा का दबाव बढ़ा तभी जंगबंदी का मुआहदा भी हुआ है और अभी दुनिया डोनेशन भी देगी। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जहां बरतानिया में बसने वाले मुसलमान आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वहां फ़नकार भी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद लंदन में होने वाले एक एहतजाज में पाकिस्तानी गुलकारा एनी खालिद के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे वहाँ का अहवाल लेते हैं। जी, बागा कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये है लंदन का हाइड पार्क, जहाँ पे आज फ़लस्तीन के हवाले से आप कह सकते हैं कि लंदन का सबसे बड़ा जो मुजाहरा है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा एनी खालिद। एनी से पूछेंगे कि वो आज इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहते हैं। जी एनी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट की वजह से ही तो आई थिंक पूरी दुनिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग जो पावर में हैं, उन लोगों को they being forced now to think twice and they're being forced to act and take action, and that's why it's so important to be a part of these protests, because in protests से बहुत फर्क पड़ता है, especially now सोशल मीडिया के एज में जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, सबके पास एक अपना प्लेटफॉर्म है और मैं इधर आई हूँ अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चल रहे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इससे नैरेटिव चेंज हो रहा है। इजराइल की जो ट्रू फेस है वो सामने आ रही है। पीपल आर स्टार्टिंग टू रिकॉग्नाइज देम फॉर द टेररिस्ट स्टेट दैट दे आर, एंड that's what I'm here to do. I'm here to use my platform and I'm here for my people of Palestine. थैंक यू जी। ये थी एनी खालिद। उनका कहना है कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की जालिम से जुल्म और बर्बरियत जारी है, उसके हवाले से जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें और ख़ास तौर पर बरतानिया की जो हुकूमत है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और फ़लस्तीन को जो है फ्री होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ की सूरत हाल दिखाई और जिसके पास जो प्लेटफॉर्म मौजूद है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है फ़लस्तीनियों के हक़ में। और आपने जैसे कि सुना कि कहा जा रहा है कि जो इसराइल का डुअल
चेहरा था वो सबके सामने आ चुका है, एक टेररिस्ट रियासत है, सबको पता चल चुका है। अब इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, और फारूक आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गजनफर साहब आपकी तरफ आती हूँ। गजनफर साहब, अब हम जिस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, जिसका मुतालबा आज हमारे सामने भी आया है कि एक तो जंगबंदी का जो मुआहिदा हुआ है उसकी पासदारी को यकीनी बनाने की बात हो रही है कि इसको मुकम्मल इसको मेक श्योर किया जाए कि अब वहाँ पर जारियत नहीं होगी। ये आपको क्या लगता है कि मुमकिन है या फिर हम फिर से झड़पें होती देखेंगे? वहाँ पर सूरत हाल आप आगे आने वाले दिनों में किस तरह देख रहे हैं गजनफर साहब? सूरत हाल तो आपको नजर आ रहा है कि जैसी कोई वो सीज फायर हुआ है, उसके बाद दोबारा लोग अगर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तो वहाँ पे वो जो दहशतगर्द आर्मी के जो लोग हैं, तो इजरायली आर्मी है, और वहाँ पे वो हिटलर सानी नेतन्याहू बैठा हुआ है जो हिटलर से ज्यादा जालिम और हॉलोकॉस्ट से ज्यादा तो जालिम पहले कर बैठा है। अब उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ पे उनकी फिर झड़पें हुई, रबर बुलेट फायर हुई, उन वहाँ पे फलस्तीनियों का जो नमाज पढ़ रहे थे उनको जख्मी किया गया। तो अब तो कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ उस वक्त नहीं जा सकती जिस वक्त तक अमेरिका जो दूसरा दहशत गर्दों का सरबराह है, उस वक्त अमेरिकन लीडरशिप की मजबूरी, वेस्टर्न लीडरशिप ये इंश्योर नहीं करती है कि जो नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द हैं वो अपने जो जालिमाना रवैये हैं उनमें तब्दीली करें। सही सही। तो ये चीज तो होती नजर नहीं आ रही है। सही। अब उसमें ना तो वहाँ पे कोई इंटरनेशनल फौज है, ना वहाँ अच्छा, पे मैं यहीं पर आपको गजनफर साहब थोड़ा सा रोकूंगी। फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब, ये पीस कीपिंग फोर्स का जितनी जल्दी ही वहाँ पहुँचना हो सके जरूरी है, ये कैसे मुमकिन है? किस तरह प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? किस तरह वहाँ पर एक फोर्स को पहुँचाया जाएगा? क्योंकि एक इंसानी जान की बड़ी कीमत है, बड़ी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत वाइजली आपको सूरत हाल का तजिया करके बताया। देखें, बात यह है कि कैसे वहाँ कोई ऐसी फोर्स जाएगी। कल जो बाइडन साहब ने कोरिया के एक लीडर से बात करते हुए कहा है कि मैं इसराइल के दिफा के पुष्ट पर और उसके वादे के साथ पूरे मुसम्मम इरादे के साथ खड़ा हूँ, और ये उस खित्ते में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक खित्ते के दीगर ममालिक यानी मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक इसराइल को पूरे शरह सदर के साथ तस्लीम नहीं कर सकते। यानी वो ये कह रहा है कि वहाँ मजालिम जारी रहेंगे। वो ये भी कह रहा है कि इसराइल का जब दिल चाहेगा वहाँ खराबी करना शुरू कर देगा। वो जब चाहेगा बैतुल मुक़द्दस पे हमला कर देगा, जब चाहेगा नमाज पढ़ने वालों पर गोलियां रबड़ की चलाए या दूसरी चलाए, इसराइल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये भी चलाएगा। जो बाइडन साहब ने ये कहा है। और मैं देखता रहा बाज़ चैनल्स पर और बाज़ अहबाब जो थे वो कह रहे हैं जी कि हमारे यानी फ़लस्तीनियों ने और हमास ने ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि इसराइल घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। इस पे कोई शुबा नहीं कि हमास और फ़लस्तीनी अवाम पूरे जज्बा ईमानी के साथ खड़े रहे और उन्होंने घुटने नहीं टेके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसराइल भी कहीं मजबूर हो गया है। इसराइल को पूरी दुनिया का यानी ताकतवर अक़वाम का ताउन हासिल है। वो जंग बंदी की जब बात हुई तो फ्रांस की तरफ से कहा गया कि इससे डी एस्केलेशन को नुकसान होगा। सही। डी एस्केलेशन को नहीं। बड़ी माजरत के साथ मैं फारूक साहब